प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से एक संविधान संशोधन लाया गया, जिसे 73वां संविधान संशोधन कहा गया। इससे पूर्व हमने 74वें संविधान संशोधन की विशेषताएं और उसके प्रमुख प्रावधान आप लोगों को बताए। आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इस 73वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ बातें बताने जा रहे हैं। चूँकि यदि हमें इस संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान की जानकारी रहेगी तो जो पंचायती राज संस्थाएं मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोस में बताई है उन्हें समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को PDF में पहले शेयर किया था, किंतु वीडियो में अब बना रही हूँ इसका। तो पंचायती राज जैसे नगरीय स्थानीय संस्थाएं हैं उन्हें संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। उसी तरह 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ग्रामीण स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित है, इसके माध्यम से पंचायतों को, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अब पंचायती राज संस्थाएं पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हो गई हैं। इनको पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की जो मांग है वो काफ़ी समय से उठ रही थी, किंतु मूर्त रूप ये 94 में ही ले पाई। चूँकि पहले इन पंचायती राज संस्थाओं को लेकर राज्य सरकारें सीरियस नहीं हुआ करती थी, हमेशा कभी भी नियत समय पर उनके निर्वाचन नहीं कराए जाते थे, उनकी स्वायत्तता को कम किया जाता था, उनके मामलों में राज्य सरकार अधिक से अधिक हस्तक्षेप करती थी। एक तरह से राज्य सरकार इनसे खिलवाड़ ही करती रहती थी। उनको जो पूर्णतया स्वायत्त रखी संस्थाएं कार्य नहीं कर पा रही थी। वित्त का हमेशा अभाव रहता था, सरकार का अनुदान राशि कम होती थी, करों की सीमा कम होती थी, तो वित्त के अभाव से भी ये हमेशा ग्रसित रही हैं। फिर पूरे देश में इन संस्थाओं के संगठन को लेके एक रूपता भी नहीं थी। अब पूरे भारत देश में एक रूपता से ये संस्थाएं गठित होती है। इन संस्थाओं से अनेक कार्यक्रम भी छीन लिए गए, अर्थात इनकी शक्तियों का अधिग्रहण भी समय समय पर राज्य सरकारें करती रही हैं। इन समस्त समस्याओं के कारण ही, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए ही ये 73वां संविधान संशोधन लाया गया और अब इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। राज्य सरकारें अनावश्यक रूप से इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, नियत समय पर इनके चुनाव कराएंगे। इनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग गठित किया जाएगा और अब इन संस्थाओं को और अधिक प्रजातांत्रिक बनाया गया है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली बताई गई है। जिला स्तर पर जिला परिषद, पंचायत समिति खंड स्तर पर होती है और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। इनके अतिरिक्त ग्राम सभा और वार्ड सभा का भी प्रावधान अधिनियम में करा गया है। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यह सहभागी प्रजातंत्र का एक अनूठा उदाहरण है। ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा देकर सरकार ने महात्मा गांधी का जो एक स्वप्न था सहभागी प्रजातंत्र का, उस विचार को साकार रूप प्रदान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा उन सब शक्तियों का निर्वाह करती है जो राज्य विधानमंडल द्वारा
निर्धारित की जाती है। प्रजातंत्र की इकाई के रूप में ही प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के वयस्क नागरिकों को सदस्यता प्रदान करके ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है। मतलब पंचायत क्षेत्र के जितने भी वोटर्स हैं, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में है, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होंगे और शासन और प्रशासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो जनता है वो डायरेक्ट शासन के कार्य में सहभागी बनने लगी है, इसीलिए हम इसे सहभागी प्रजातंत्र कहते हैं। अगला प्रावधान है कार्यकाल। इनका 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है सभी पंचायती राज संस्थाओं का। अब 5 साल से पहले राज्य सरकारें इन्हें समाप्त नहीं कर सकती, भंग नहीं कर सकती किसी भी कारण से, और इनके 5 साल बाद चुनाव कराना राज्य सरकार के लिए अनिवार्य होता है। सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित कर दी गई हैं। जो राज्य विधानमंडल में प्रत्याशी की योग्यताएं होती हैं वही योग्यताएं इनके लिए भी है, और 21 वर्ष की आयु इनके लिए निर्धारित की गई है। और यदि इससे संबंध में कोई योग्यताएं और भी आवश्यक हैं तो उनका निर्माण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यह ऐसा प्रावधान इसमें कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था, इसमें सबसे अधिक फेरबदल किया गया है, क्योंकि पहले पंचायती राज संस्थाओं में कोई आरक्षण नहीं था और समाज के उच्च वर्ग के पुरुष ही अधिकांशतः चुनकर आ जाते थे। स्त्रियों का और पिछड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमारा समाज भी एक तरह से पुरुष प्रधान समाज है। और ग्रामीण महिलाओं के लिए तो निर्वाचन की व्यवस्था एक सपना ही थी। निर्वाचन के कार्य में भाग लेना उनके लिए एक स्वप्न के समान था। तो महिलाओं को और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को और उन पिछड़े वर्ग की महिलाओं को एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए उचित आरक्षण का व्यवस्था है, और इन्हीं दोनों कास्ट में जो महिलाएं हैं उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण भी दिया गया है। अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या में कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी सम्मिलित रहेगी। कुछ राज्यों में ये आरक्षण जो है वो 50% कर दिया गया है, जैसे बिहार में। सभापति अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये राज्यों के स्तर पर थोड़ा भिन्न भी है। प्रत्येक स्तर की जो पंचायतें हैं उनमें अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए हैं, और जो ये आरक्षित पदों की संख्या का आवंटन है प्रत्येक स्तर की विभिन्न पंचायतों में चक्रानुक्रम से करने का प्रावधान किया गया है। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 73वें संविधान संशोधन में ओबीसी को लेकर कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है। इस हेतु राज्य सरकारों को ही ये अधिकार दे दिया गया है कि वो अपने राज्य में ओबीसी के लिए कितनी सीटों का आरक्षण करेंगे। जैसे कि राजस्थान में 21% आरक्षण ओबीसी की सीटों के लिए निर्धारित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं की जो शक्तियां हैं और उत्तरदायित्व है उसके लिए अधिनियम में एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची, जिसमें इनके कार्य विस्तृत रूप से निर्धारित कर दिए गए हैं। राज्य सरकारें इनके कार्यों में फेरबदल कर सकती है, ऐसा अधिकार भी प्रावधान में दिया गया है।
पंचायती राज संस्थाओं की करारोपण की शक्तियाँ। इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति शुरू से ही बहुत कमज़ोर रही है और इनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही अनेक प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं। अब इनके जो शुल्क, फीस आदि, कर लगाना, अपने क्षेत्र में करों का निर्धारण करना, किस पर क्या शुल्क लगाया जाएगा, किसकी क्या फीस ली जाएगी, इन सब को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। राज्य सरकारें नियम बनाकर, कानून बनाकर इन्हें करारोपण की शक्तियाँ सौंप देती है और राज्य की संचित निधि से भी इनको अनुदान देने का प्रावधान किया गया है ताकि ये अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। अगला स्टेप जो इनकी वित्तीय स्थिति को लेकर ही है वो है वित्त आयोग की स्थापना। 73वें संविधान संशोधन में प्रावधान है कि इस संशोधन के प्रभावी होने के 1 वर्ष के अंतर्गत और उसके पश्चात प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग अन्य कार्य भी करता है, जैसे राज्य द्वारा इकट्ठे किए गए कर, शुल्क, पथकर, फीस आदि से जो आय प्राप्त होती है, जो पंचायती राज क्षेत्र की होती है, उसका बंटवारा राज्य अपने और पंचायतों के बीच ढंग से कर सके। राज्य और पंचायतों के बीच इस आय का वितरण कैसे किया जाएगा, यह देखने का कार्य राज्य वित्त आयोग का होता है। और पंचायतों को सौंपे जाने वाले फीस, शुल्क आदि को निर्धारित करने का कार्य भी राज्य वित्त आयोग के पास है और राज्य की संचित निधि से पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाएगा, यह निर्धारित करने का कार्य भी हमारे वित्त आयोग के पास है। इसके अतिरिक्त पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आयोग समय समय पर सिफारिश भी करता रहता है। राज्य जो वित्त आयोग है उसकी जो संरचना है, उसके सदस्यों की योग्यताएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, वो सब राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा निर्धारित की जाती है। आयोग अपना प्रतिवेदन तैयार करके राज्य सरकार को भेजते हैं। लेखा और अंकेक्षण संबंधी प्रावधान। संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखों के रखरखाव और उनके लेखा परीक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधान कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था। जो ये संशोधन किया गया 73वां, इससे पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो होते थे वो राज्यों के निर्वाचन विभाग द्वारा कराए जाते थे, किंतु अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अधिक निष्पक्ष, तटस्थ, कुशल और प्रभावी हो सकें, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और उसकी सेवा शर्तों के लिए इस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है। यह निर्वाचन आयोग जो है वो निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने, उसके संचालन के लिए पर्यवेक्षण, निर्देशन और का कार्य ये राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, निर्वाचन आयुक्त की। किंतु राज्य जो विधानमंडल है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग की जो सेवा शर्तें हैं उनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा वो सभी प्रावधान कर दिए गए हैं जिससे ये संस्थाएं और अधिक मजबूत हो सके और ये सारे जो प्रावधान हैं वो राज्यों के साथ साथ केंद्र द्वारा शासित
प्रदेशों पर भी लागू होते हैं, किंतु कुछ क्षेत्रों को इन प्रावधानों से अलग रखा गया है। ये अप्रभावित क्षेत्र हैं नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर। इन राज्यों के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे जिला परिषदें हैं, और दार्जिलिंग ज़िले के पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ दार्जिलिंग गोरखा हिल जिला परिषद है, वहाँ ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। कि इसके अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में 73वें संविधान संशोधन के ये सभी प्रावधान लागू किए जाएंगे। तो अब इन प्रावधानों को समझने के पश्चात आप लोग आसानी से पंचायती राज संस्थाओं के गठन को समझ सकते हैं, और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान को समझने के बाद नगरीय स्थानीय संस्थाओं के बारे में समझ सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।